नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। जासूसी एक ऐसा काम है जिसमें देश के भीतर अपने ही लोग गुप्त रूप से देश की सैन्य और संवेदनशील जानकारियां दुश्मन देश को देते हैं। जासूसी का इतिहास कोई नया नहीं है। राजा महाराजाओं के समय में भी भेदिए पकड़े जाते थे। आज के दौर में भी जासूसी होती है। ये काम अक्सर पैसे के लालच, विचारधारा और दबाव के तहत किया जाता है। हनी ट्रैप के जरिए भी जासूसों का जाल बिछाया जाता है। इसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है, क्योंकि इससे रक्षा तैयारियों, खुफिया नेटवर्क और विदेश नीति को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन देश में एक के बाद एक पकड़े जा रहे पाकिस्तानी जासूसों ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश में कहां-कहां पर दुश्मन बैठे हुए हैं और इनका नेटवर्क कितना पुख्ता है। देश से विश्वासघात। इसमें कोई शक नहीं है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत की जमीन पर छिपे गद्दार कितनी भी चालाकी दिखाएं, वो कानून की नजरों से नहीं बच सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी, बल्कि देश के भीतर बैठे गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। हाल के दिनों में लगातार जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। पकड़े गए तमाम जासूस आम नागरिकों की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इनके इरादे पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी थे। पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन की जमीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। जिन्नालैंड ने इस दौरान जब सरहद पर मौजूद आम नागरिकों को गोली बारूद से निशाना बनाया, तो भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भीषण धमाकों से हिलाकर रख दिया। भारत की ताकत देख पाकिस्तान सीज फायर की गुहार पर आ गया। इस दौरान 140 करोड़ भारतीयों की देशभक्ति पूरे उफान पर थी। यही शक्ति हमारी सरकार और सैनिकों के ऊंचे मनोबल का मजबूत आधार बनी। लेकिन इस बीच देश के कई इलाकों में पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों ने ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया जो अपने ही राष्ट्र से गद्दारी कर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रहे थे। पाकिस्तान एम्बेसी में बहुत सारे ISI के आदमी हैं जो कवर में हैं। ये भारत सरकार को भी मालूम है, इसको जानकारी है, और ये कवर में अलग अलग सेक्शन में काम करते हैं। अभी हाल में एक खबर आई थी कि जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनको उसमें ये देखते हैं कि कौन आदमी हमारा एजेंट बन सकता है और उसको वो अपने ढंग से टैकल करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे अधिकारी जो ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक काम कर रहे हैं, वास्तव में वो ISI के ही अधिकारी हैं और उनका मेन मिशन तो यही है कि भारत विरोधी लोगों को रिक्रूट करना, उनको अपनी आइडियोलॉजी उनको ट्रांसमिट करना और उनको भारत विरोधी कोई लक्ष्य देना कि यहाँ पे तुम ये काम करो, सांप्रदायिक दंगे कराओ या तोड़फोड़ की कार्रवाई कराओ, ट्रेन को डिरेल कराओ। देखिए, ट्रेन को डिरेल करने की भी बहुत कोशिश होती है। जगह जगह कहीं कोई पत्थर रख रहा है, कहीं उसके नट बोल्ट्स को ढीला कर रहा है, इस तरह की भी कार्रवाई होती है। तो तोड़फोड़ की कार्रवाई का कोई सीमा नहीं है हिंदुस्तान में, इतने बड़े देश में। कहीं मतलब आदमियों को ये प्रेरणा दी जा रही है कि कोई ना कोई तुम ऐसे डिसरप्शनिस्ट या सैबोटाज वाली एक्टिविटीज करो। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया तो कई नामी चेहरे भी अपनी प्रसिद्धि की आड़ में देश से गद्दारी करते पकड़े गए। इस बीच जांच दलों को पता चला कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन भारत के खिलाफ जासूसी का अड्डा बना हुआ था। पाकिस्तान को आमने सामने के संघर्ष में धूल चटाने के बाद अब देश से गद्दारी करने वाले इन जासूसों को इनके अंजाम तक पहुंचाने का बड़ा अभियान छिड़ चुका है। ज्योति मल्होत्रा से लेकर सहदेव सिंह गोहिल तक 16 गद्दारों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। ताजा मामला वाराणसी से सामने आया है, जहां पर मोहम्मद तुफैल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। दरअसल तुफैल पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तुफैल ये सब केवल एक पाकिस्तानी महिला एजेंट की मोहब्बत में कर रहा था। पाकिस्तान की नफीसा ने भारत की जासूसी कराने के लिए तुफैल को मोहब्बत के जाल में फंसाया था। सूत्रों के मुताबिक नफीसा ISI की सीनियर हैंडलर थी, जिसको तुफैल जानकारियां देता था। तुफैल नफीसा की बातों में इस कदर आ गया कि वो रोज
फोटो, वीडियो और भारत के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी उसे देने लगा। नफीसा ने तुफैल से उसके मोबाइल की जीपीएस लोकेशन हमेशा ऑन रखने के लिए कहा, जिससे वो जहां भी जाता वहां की तस्वीरें और वीडियो नफीसा को भेजा करता। सोशल मीडिया के जरिए ये दोनों मिले थे। इस दौरान नफीसा ने तुफैल से बताया कि वो एक साधारण सी लड़की है। पाकिस्तान की नफीसा के चक्कर में तुफैल भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि तुफैल खुद को गजवाए हिंद और हदीस के लिए लड़ने वाला सिपाही कहता था। उसकी सोच इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो एक मुहिम चला रहा था। इसके लिए उसके फोन में 800 पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। साथ ही वो 19 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चलाता था। इन ग्रुप्स में इसने वाराणसी और आजमगढ़ के लोगों को जोड़ा हुआ था। ग्रुप्स में वो पाकिस्तानी मौलाना के वीडियो भेजकर उन्हें भड़काता था। तुफैल पिछले कई सालों से कन्नौज, हैदराबाद और पंजाब में आयोजित कट्टरपंथी बैठकों में जा रहा था। उसके मोबाइल से की गई बातचीत में बाबरी मस्जिद का बदला लेने जैसी बातें भी सामने आई। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इसे फिफ्थ कॉलम कहते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है और अगर हम थोड़ा सा पिछले कई वर्षों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो देखिए इस देश में बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनको जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं या आईएसआई ने उनको खड़ा किया है या वो यूँ कहिए कि रेडिकलाइज हो गए हैं। किसी न किसी कारण से वो एक प्रो पाकिस्तान उनका एटीट्यूड हो गया है और भारत विरोधी है। अब इस तरह देखिए पहले तो देखिए इंडियन मुजाहिदीन था, फिर पीएफआई था केरल में जिसको सरकार ने बैन कर दिया। और अगर हाल की खबरें देखें हम तो मतलब जो कुछ खबरें आ रही हैं, एक तो बांग्लादेश से मतलब कुछ आदमी बराबर इन्फिल्ट्रेट किए जा रहे हैं। उनके जो आतंकवादी संगठन हैं जैसे जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है और एक है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम है। अभी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 24 परगना में एक जासूस पकड़ा गया है, एक दो बीरभूम जिले में पकड़े गए हैं। इसी तरह मतलब ये एबीटी के अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जो है इसके भी कहा जाता है करीब 24 आदमी पिछले साल पकड़े जा चुके हैं। तो बांग्लादेश से जो उनके जो आतंकवादी संगठन हैं वो बराबर अपने आदमियों को यहाँ भेज रहे हैं। गुजरात में कच्छ सीमा से भी एटीएस ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सहदेव सिंह गोहिल के रूप में हुई है, जो पेशे से एक हेल्थ वर्कर है। ये जासूस पाकिस्तान के संपर्क में था और भारत की सूचनाएं दुश्मन को मुहैया करा रहा था। गुजरात एटीएस सहदेव सिंह गोहिल ने भारतीय सीमा, बीएसएफ और इंडियन नेवी की गतिविधियों और इलाकों की तस्वीरें और अन्य संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी। वो गुजरात के कई सीमावर्ती क्षेत्रों की सूचनाएं भी दुश्मन से साझा कर चुका था। पूछताछ में सामने आया कि सहदेव 2023 के जून-जुलाई से अदिति भारद्वाज नामक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होती थी। जनवरी 2025 में सहदेव ने अपने आधार कार्ड से भारतीय सिम कार्ड लिया और फरवरी 2025 में उस सिम कार्ड को ओटीपी के जरिए अदिति भारद्वाज को सौंप दिया, जिससे व्हाट्सएप कॉलिंग और मैसेजिंग शुरू की गई। सहदेव को जासूसी के बदले में 40,000 रुपए तक की राशि मिल चुकी थी। वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पाकिस्तान के लिए काम करता रहा था। उसके फोन को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा गया है, जहां से उसकी चैटिंग, लोकेशन और मीडिया ट्रांसफर का विश्लेषण किया जा रहा है। गुजरात एटीएस मामले की गहराई से जांच कर रही है। संदेह है कि इस जासूसी नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब कॉल डिटेल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल डिवाइस की पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पकड़े गए हैं। अब ये बात भी पुख्ता हो चुकी है कि दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के जरिए आईएसआई भारत के लोगों को जाल में फंसाकर उनसे जासूसी कराने का काम कराती थी। पाकिस्तान का वीजा देने की आड़ में आईएसआई पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए जासूसी का खेल खेल रही थी। इनके जाल में धीरे धीरे लोग फंसते चले गए। ये पहली बार नहीं है जब ज्योति मल्होत्रा, शहजाद देवेंद्र सिंह, नुमान इलाही, गजाला समेत तमाम लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी बहुत से लोगों पर देश की संवेदनशील जानकारी दुश्मन के साथ शेयर करने के आरोप में एक्शन लिया जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि इसे पूरी दुनिया ने देखा।
भारतीय सेना ने चुन चुनकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। साउथ एशिया में हालत तो तनावपूर्ण है ही, और ऐसे भी भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल पॉज किया गया है, एक अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए रोका गया है, अभी बंद नहीं हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई आतंकवाद की घटना होगी तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह से जैश ए मोहम्मद का नुकसान हुआ है, मतलब उनके 10 आदमी उनके परिवार के ही मारे गए, मसूद अजहर के, और उसके अलावा ये लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है। तो ये संगठन ऐसे हैं कि जो इनका कितना भी नुकसान हो, पर ये धर्म के नाम पर लोगों को उत्तेजित करके और फिर से कुछ न कुछ आतंकी घटना करने का इनका प्रयास होगा, ये दिखाने के लिए कि आपने हमारे हेडक्वार्टर पे बम गिराकर अगर आप ये समझते हैं कि हमें हमेशा के लिए ठंडा कर दिया, तो ऐसा गलत है। कुछ अपना वजूद दिखाने के लिए, अपना अस्तित्व के हम जिंदा है और हम आतंकी घटना कर सकते हैं, तो ऐसी घटनाएं फिर होंगी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी की नजर अब देश में छिपे उन गद्दारों पर है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल में देश के अलग अलग इलाकों में 1.5 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से लेकर गुजरात के मोहम्मद मुर्तजा अली तक ये पहली बार नहीं है जब पाक के लिए जासूसी के आरोप में इन गद्दारों पर एक्शन लिया गया। इससे पहले भी इस तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 17 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। उस पर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश समेत ISI ऑपरेटर्स के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप लगा। आरोप है कि ज्योति कई बार पाकिस्तान भी गई। वो एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए ISI ऑपरेटर के संपर्क में थी। कई अहम दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है। सुखप्रीत सिंह पर पंजाब के गुरदासपुर में सेना की गतिविधियों समेत ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गोपनीय जानकारी ISI ऑपरेटर संग शेयर करने का आरोप है। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह भी है कि उसने इसके बदले ISI हैंडलर से 1 लाख रुपए भी लिए थे। करणबीर सिंह पर भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को मुहैया कराने का आरोप है। उसे सुखप्रीत सिंह के साथ गुरदासपुर में ISI के संचालकों की सेना की अहम जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरियाणा के कैथल से राजनीति विज्ञान के छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लों को पटियाला की सैन्य छावनी की तस्वीरों समेत संवेदनशील जानकारी ISI एजेंट संग शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने नवंबर 2024 में पाकिस्तान का दौरा भी किया। साल 2016 महमूद अख्तर नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर को कुछ संवेदनशील भारतीय दस्तावेज इकट्ठे करते हुए पकड़ा गया। उसे अवांछित घोषित करते हुए देश से निष्कासित कर दिया गया था। इस घटना ने जासूसी में पाकिस्तानी राजनयिकों की भूमिका को उजागर कर दिया। साल 2010 माधुरी गुप्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भारतीय राजनयिक और सेकंड सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता को पाक खुफिया एजेंसी ISI संग देश की संवेदनशील जानकारी शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। माधुरी एक यंग ISI ऑपरेटिव जमशेद उर्फ जिम के हनी ट्रैप में फंस गई थी। माधुरी पर जिम के साथ भारतीय अधिकारियों और सीक्रेट रास्तों की जानकारी साझा करने का आरोप लगा था। मई 2018 में वो दोषी पाई गई, जिसके बाद उनको 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2008 बीजिंग में भारतीय दूतावास का अधिकारी चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को चीनी महिला के हनी ट्रैप में फंसने के बाद देश वापस बुला लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि उस महिला का लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से था, जिससे संवेदनशील जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ गया था। साल 2006 NSCS का जासूस देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर काम करने वाले मुकेश सैनी की भूमिका कथित तौर पर CIA जासूस के रूप में उजागर हुई। उसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से इनडायरेक्ट कनेक्शन होने का शक सुरक्षा एजेंसियों को था। हालांकि उससे जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखा गया था। इस घटना ने उच्च स्तरीय सरकारी कार्यालयों में जोखिम को उजागर कर दिया। साल 2004 रविंदर सिंह भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ में सीनियर अधिकारी रविंदर सिंह कथित तौर पर CIA की जासूसी का आरोप लगा था। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह था कि वो पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहा था। उस पर अमेरिकी एजेंसियों में काम करने वाली अपनी बहन के जरिए दक्षिण एशिया में अमेरिकी सरकार की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का भी आरोप लगा था। रॉ की नजरों से बचकर वो साल 2004 में नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर के कई इलाकों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के तार कहीं ना कहीं नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़ रहे हैं। पता चला है कि पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए भारत में जासूसों का जाल तैयार कर रहा है। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर के कई इलाकों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों के तार नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से जाकर जुड़ रहे हैं, जहां इन सभी का कनेक्शन वीजा सेक्शन के साथ पाया गया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी उच्चायोग या हाई कमीशन के अंदर से जासूसी का ये पूरा खेल कैसे चल रहा था। गजाला, यामीन और तारीफ, ये तीनों भारत के वो नागरिक हैं जिन्हें पाकिस्तानी कनेक्शन के चलते गिरफ्तार किया जा चुका है। इन तीनों से पूछताछ में एक जैसी कहानी सामने आई है और तीनों की कहानी जिस एक चीज की तरफ जाकर जुड़ती है वो है नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तानी जासूसी की कहानी उस इमारत से शुरू होती है। इमारत यानी पाक उच्चायोग जो 1950 में बना था। अमूमन ज्यादातर देशों में जितने भी स्टाफ वीजा सेक्शन में तैनात किए जाते हैं वो इस देश की खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऐसा हर देश करता है। इसकी वजह वो वीजा सेक्शन ही है जहां वीजा के लिए आवेदकों के इंटरव्यू के नाम उस देश के लोगों से सीधे मुलाकात और बात होती है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में अमूमन आवेदकों के बारे में सारी जानकारी मौजूद होती है। वो कौन है, क्या करता है, वीजा लेने की वजह क्या है और कहाँ का रहने वाला है, वगैरह वगैरह। और बस इसी शुरुआती जानकारी के बाद वीजा सेक्शन में स्टाफ की भेष में बैठे इंटेलिजेंस के एजेंट अपना जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश की तैनाती 2023 में पहली बार नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के वीजा सेक्शन में हुई थी। वीजा देने और वीजा के नाम पर इंटरव्यू लेने की आड़ में उसका असली काम उन सॉफ्ट टारगेट को पहचानना और फंसाना था जो या तो आम लोग थे या फिर वो इन्फ्लुएंसर थे सोशल मीडिया पर जिनकी ठीक ठाक मौजूदगी थी और जिनसे वक्त पड़ने पर कुछ खास जानकारियां हासिल भी की जा सकती थी। दानिश को वीजा सेक्शन के अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग में बतौर काउंसलर और कल्चरल स्टाफ की भी जिम्मेदारी दी गई थी। इस जिम्मेदारी के तहत उसके लिए सोशल मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर से मिलना आसान हो गया था। वो भारत पाकिस्तान के कल्चरल रिश्तों के नाम पर इंटरव्यू और पाकिस्तान के दौरे कराने के काम भी किया करता था। लेकिन दानिश नई दिल्ली के उच्चायोग में 2 साल भी पूरे नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले ही उसके चेहरे से जासूसी का मुखौटा उतार दिया गया और 13 मई को उसे भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई। दानिश के चेहरे से नकाब तब हटा जब पहलगाम हमले के बदले में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पलटवार की आशंका थी, लिहाजा देश की सभी खुफिया एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट पर थी। दानिश और दानिश के संपर्क में आने वाले कुछ लोग जिसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और गजाला भी शामिल थी, उन पर कड़ी नजर रखे जाने लगी। पहली गिरफ्तारी गजाला की हुई, गजाला के बाद यामीन की। इन दोनों के मोबाइल और दानिश के फोन से ही अब बाकी के नाम फोन से बाहर आने लगे और एक एक करके सभी की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। कितने गद्दार, गजाला, यामीन और ज्योति के अलावा शहजाद, फलक शेर मसीह, सूरज मसीह, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, नुमान इलाही, देवेंद्र सिंह, अरमान और फिर मोहम्मद तारीफ। तारीफ हरियाणा के नूह का रहने वाला है। पाकिस्तानी उच्चायोग से शुरू होने वाले जासूसी के इस मकड़जाल में तारीफ इकलौता ऐसा शख्स है जो दानिश के नहीं बल्कि वीजा सेक्शन में मौजूद एक दूसरे एजेंट या जासूस आसिफ बलोच के संपर्क में आया था। तारीफ को कुल 3 बार पाकिस्तान का वीजा मिला था और वो तीनों बार पाकिस्तान गया। वो चाहते थे कि तारीफ सिरसा एयरबेस की तस्वीरें और कुछ जानकारी उन तक पहुंचाए, लेकिन इस बीच भारतीय जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इन तमाम गद्दारों को दबोच लिया और पाकिस्तानी उच्चायोग का नापाक जाल एक झटके में बिखर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इंटरनेट, मोबाइल और तकनीक के दौर में जासूसी करना बहुत आसान हो गया है। नतीजन खुफिया एजेंसियां हर आदमी पर नजर नहीं रख सकती। हो सकता है आने वाले दिनों में कई और बड़ी मछलियां पकड़ी जाएं और भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों का खुलासा हो। पाकिस्तान इन लोगों से न केवल जासूसी करवा रहा था बल्कि ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर से अपना एजेंडा भारत में फैला रहा था।
इस संवेदनशील वक्त में देश के जिम्मेदार नागरिकों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो देश विरोधी एजेंडे के तहत प्रसारित किए जा रहे वीडियो को सहयोग ना करें। सरहद पर तैनात भारतीय सेनाएं और चौकस जांच एजेंसियां दुश्मन को उसी की भाषा में सख्त जवाब दे रही हैं। नतीजन पाकिस्तान जैसा आतंकी देश भारत की शक्ति के आगे कभी नहीं टिक पाएगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।